नमस्कार दोस्तों, प्रशस्त एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो इसके पहले की 3 लेक्चर्स में हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली, एक बार क्विक रिकैप करते हैं। पहले हमने ख़त्म किया प्रागैतिहासिक, फिर आद्य ऐतिहासिक, फिर ऐतिहासिक काल में अब हम लोग क्या चल रहे हैं, मौर्य काल पर आ गए हैं। मौर्य काल के पहले हमने ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीज़ें ख़त्म की, तो हमारा पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद फिर महाजनपद काल, उसके बाद आपका गणराज्य, उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये सारे टॉपिक आपके अभी तक कवर हो चुके हैं। तो आज हम चलते हैं मौर्य काल। तो मौर्य काल के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश में मौर्य काल से मिले साक्ष्यों के आधार पर विवरण दीजिए, या मौर्य काल में मिले साक्ष्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश की संबद्धता बताइए, कुछ भी इस तरह से सवाल आपके प्रश्न पत्र में आता है, तो आप इसमें क्या करेंगे, कैसे डील करेंगे। हमें मौर्य काल में कुछ नहीं करना है। मौर्य काल में ये आपका सहज ज्ञान है, ये हमारा कॉमन सेंस है कि दो सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे मौर्य काल में। सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा कौन था, अशोक। हमें इन दोनों से रिलेटेड जो उत्तर प्रदेश में चीज़ें हुई थी वो चीज़ें लिख देनी है। अगर सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य पे चलें तो चंद्रगुप्त मौर्य से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता थे उन्होंने रामग्राम, यानी जो वर्तमान गोरखपुर जनपद में पड़ता है, वहाँ पर मौर्य राज्य की स्थापना की थी। तो इसलिए इन्हें मौर्य वंशी क्षत्रिय कहा जाता है। पिप्पली वन के मौर्य हमने पहले कर रखा था गणराज्यों में, तो एक मौर्य राज्य की स्थापना इनके पिताजी ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के। और सारी कहानी आपको बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है बचपन में अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, तो चाणक्य की नज़र उन पर पड़ी और उनको अपने साथ ले जाते हैं, अपना प्रतिशोध लेने के लिए उनको तैयार करते। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर हो रही थी वो जगह थी मौर्य राज्य, जिसकी स्थापना इनके पिताजी ने की थी। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य में और हम क्या बताएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब घनानंद को पराजित किया अंततः, तो घनानंद को पराजित करने के बाद जो साम्राज्य उनके हिस्से में आया उसको उन्होंने बढ़ाया, और एक समय में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में कौशल, काशी, पांचाल समेत आज का पूरा उत्तर प्रदेश शामिल था। तो आप पहली लाइन में क्या बताएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। दूसरी लाइन में बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आज का उत्तर प्रदेश का समस्त भाग आता था। उस समय के कौशल, काशी, पांचाल समेत आज का जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का लगभग पूरा भाग चंद्रगुप्त मौर्य के शासन साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत पड़ता था। अब इसके बाद हम क्या बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य का, अब उनके अभिलेख के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक अभिलेख है वो हमारे सोगौरा से प्राप्त हुआ है। सोगौरा क्या है, कौड़ीराम ये जगह है गोरखपुर के दक्षिणी भाग। तो सोगौरा ताम्रपत्र अभिलेख किससे रिलेटेड है, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो हमने क्या बता दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता के बारे में, साम्राज्य के बारे में, उसके बाद अभिलेख इनका बता रहे हैं। फिर हम क्या बताते हैं कि इस अभिलेख की भाषा क्या है। तो इस अभिलेख की भाषा दरअसल प्राकृत, और इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी है। आगे भी जो दूसरा अभिलेख होगा अशोक का, उसकी भी यही प्राकृत भाषा होगी और लिपि होगी ब्राह्मी। तो ये चीज़ कॉमन है, आप याद रखिएगा। तो हमने तीसरे पॉइंट में क्या लिखा, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख के बारे में। सोगौरा अभिलेख हमारा प्राप्त हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का गोरखपुर से। इसकी भाषा क्या है, प्राकृत लिपि, और लिपि इसकी ब्राह्मी है और भाषा इसकी प्राकृत है। फिर हम क्या बताएंगे कि इस अभिलेख में लिखा क्या है। तो इस अभिलेख में क्या लिखा है, सिंपल सा है कि अनाज के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस तरह से जनता के लिए अन्नागार बनवाए थे, 3 अलग अलग अनाज के कोठार उसने बनवाए थे, ये इस चीज़ का उल्लेख इस पूरे अभिलेख में हमें मिलता है, सोगौरा अभिलेख में। तो ये चीज़ें हमारी हो गई चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड। तो हमारे कीवर्ड्स क्या क्या हो गए देख लीजिए एक बार फिर से, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उनके साम्राज्य के बारे में बताना है, फिर उनके अभिलेख के बारे में बताना है, फिर उसके बाद उस अभिलेख की भाषा क्या थी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देंगे। फिर हम बताएंगे कि इस अभिलेख में लिखा क्या था। तो इस अभिलेख में किसका जिक्र था, अकाल था। तो कीवर्ड्स क्या जो हो जाएंगे इसके, पिता, साम्राज्य, अभिलेख, भाषा और अकाल। अगर आपको ये 5 चीज़ें याद है, 5 कीवर्ड्स याद है, तो आप लिख लेंगे मौर्य काल में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ तथ्य आप लिख लेंगे अगर मौर्य काल से प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पूछता है तो। अब दूसरा महत्वपूर्ण राजा कौन था मौर्य काल में, तो दूसरे थे सम्राट अशोक, जो भारत के महानतम सम्राटों में माने जाते हैं। तो अशोक के उत्तर प्रदेश से 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। या आप लिख सकते हैं कि अशोक के उत्तर प्रदेश से चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पौत्र अशोक का साम्राज्य का काफ़ी विस्तृत था भारत में, और उत्तर प्रदेश पूरी तरह से उस साम्राज्य की सीमा में आता था। उत्तर प्रदेश
में अशोक के 5 अभिलेख प्राप्त हुए, जिससे इस बात का पता चलता है कि उसका राज्य, उसका सीमा विस्तार कहाँ तक था। तो इससे भी प्रकाश पड़ता है कि उत्तर प्रदेश भी अशोक के साम्राज्य में पड़ता था, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। इसके बाद आपको बताना है कि इस अभिलेख की भाषा क्या थी। मैं एक छोटा सा आपको होमवर्क देता हूँ कि आप ये पता करें कि ये अभिलेख 5 कहाँ से प्राप्त हुए थे। सम्राट अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ से मिले थे। ये छोटा सा होमवर्क आपको करना है ताकि आप थोड़े से इन्वॉल्व हों इस पूरी प्रक्रिया में। तो ये आपको पता करना है कि ये अभिलेख कहाँ से मिले थे, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा कॉमन पॉइंट जो हमने इसके पहले मौर्य काल में भी लिखा था, जब चंद्रगुप्त मौर्य के पिता उसके साम्राज्य के बारे में बताने के बाद जब हम अभिलेख पर आए थे, तो वहाँ हमने क्या बताया था कि कहाँ से प्राप्त हुआ और इसकी भाषा क्या थी। इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसकी भाषा लिखेंगे। अशोक का जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं जितने भी, उनकी भाषा क्या है, प्राकृत, और लिपि क्या है, ब्राह्मी, ठीक है। तो हमने क्या पहला पॉइंट बताया, सम्राट अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत ये पड़ता था, 5 अभिलेख मिले, भाषा क्या थी, प्राकृत, और लिपि क्या थी, ब्राह्मी। उसके बाद हम बताएंगे कि अशोक के जो स्तंभ थे वो चुनार की पहाड़ियों से लाए गए बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं, ये भी बता देंगे हम इसमें। तो आपका तीसरा कीवर्ड हो गया बलुआ पत्थर। अशोक के स्तंभ हमने पहले बताए 5 थे, उसके बाद उनकी भाषा बताई, फिर ये भी बताएंगे ना वो किन चीज़ों से बने हैं। तो यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश का जिक्र आएगा। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एक तथ्य और जुड़ गया कि चुनार की पहाड़ियों से लाए गए बलुआ पत्थरों से ये स्तंभ निर्मित थे। अब अशोक के जो स्तंभ हुआ करते थे वो चुनार से लाए गए बलुआ पत्थरों से निर्मित थे। तो एक अगला फैक्ट ये हो गया। इसके बाद हम बताएंगे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में, कि यहीं से मिले जो सिंह शीर्ष था, कहाँ से मिला हमें, सारनाथ का जो स्तंभ लेख था अशोक का, वहाँ से हमें एक सिंह शीर्ष मिलता है, एक लॉयन कैपिटल मिलता है, और इसी सिंह शीर्ष को भारत के राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कॉमन सेंस है कि ये तो चीज़ आपको लिखनी ही लिखनी है जब आप अशोक के बारे में बता रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो आपको राजकीय चिन्ह भारत का वो बताना ही बताना है किसका था और उसका कौन सा भाग लिया गया है। तो ये चीज़ आपको यूपी के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बताना ही आपको। सारनाथ से ये अशोक का चिन्ह लिया गया है, वहाँ के सिंह शीर्ष से। अब इसके बाद हम क्या बताएंगे, सम्राट अशोक ने उत्तर प्रदेश में अनेक स्तूपों का निर्माण किया। आपको पता होगा, ये नोन फैक्ट है कि अशोक जब आया तो उसने 84,000 स्तूप बनवाए थे। ओरिजिनल स्तूप जो थे, जो बुद्ध के अवशेष थे, उनकी अस्थियों को 9 भागों में बांटा गया था, अलग अलग वो अवशेष रखे गए थे। उनमें से भी 4 हमने पहले पढ़ रखा है कि 4 स्तूप जो ओरिजिनली वो उत्तर प्रदेश में थे। इसके बाद अशोक ने भी बहुत सारे स्तूप बनाए थे, तो उनमें से जो है आप 2 प्रमुख स्तूपों का नाम लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में उसने बहुत सारे स्तूप बनाए थे, इनमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सारनाथ में प्राप्त धम्मिक और चौखंडी स्तूप। तो इस तरह से हमारा मौर्य काल खत्म होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ा और हमने पढ़ा अशोक के बारे में। हमने कीवर्ड्स क्या क्या देखे चंद्रगुप्त मौर्य के। पहले लाइन में बताएंगे कि उनके पिता के बारे में, फिर साम्राज्य के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे अभिलेख, फिर उसके बाद हम बताएंगे अभिलेख की भाषा, फिर लास्ट में उसमें लिखा क्या है अकाल के बारे में ये बताएंगे। अब अगला क्या हमने बताया, सम्राट अशोक के बारे में। तो अशोक के अभिलेख बताइए आप, उसके बाद उसकी भाषा बताइए, ठीक उसी तरह से जो क्रम उसमें था चंद्रगुप्त मौर्य। फिर ये स्तंभ लेख, अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो किन से बनाया गया, चुनार से लाए पत्थरों से, और उनमें भी सारनाथ का जो सिंह शीर्ष है वो कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिहाज से ये बताइए, वो भारत का राजकीय चिन्ह है। उसके बाद लास्ट में बताना है कि अशोक ने कौन कौन से स्तूपों का निर्माण कराया था। तो इस तरह से हमारा मौर्य काल खत्म होता है। तो मौर्योत्तर काल में भी हमें बहुत लिमिटेड चीज़ें याद रखनी है। मौर्योत्तर काल में जो सबसे पहला जो राजा था वो था पुष्यमित्र शुंग, हमें इसके बारे में याद रखना है क्योंकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसके कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी हैं। उसके बाद दूसरा जो राजा था हमें कनिष्क, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स लिखने हैं। तो मौर्योत्तर काल में जब भी आपसे पूछेगा सिर्फ आप 2 राजाओं का जिक्र करिएगा, 2 सम्राटों का, पहला पुष्यमित्र शुंग और दूसरा कनिष्क। तो मौर्य काल के बाद फिर पुष्यमित्र शुंग जब राजा बनता है तो वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ब्राह्मण था वो खुद भी, और उसने पातंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए।
ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य काल के बाद जब राजा बनता है तो उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, वो भी किसकी अध्यक्षता में? पातंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। उसके बाद ये काल जो है वो उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा, स्थापत्य कला तथा ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल था। आपको दूसरा पॉइंट क्या बताना है कि ये काल उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा, स्थापत्य कला तथा ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल था। तो पुष्यमित्र शुंग में हमें सिर्फ 2 चीज़ें लिखनी है कि अयोध्या से जो प्राप्त शिलालेख है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में ये सारी चीज़ें हमें कैसा पता चलती हैं कि उसने पातंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ये पता चलता है उसके अयोध्या से प्राप्त शिलालेख के द्वारा। इसी शिलालेख में इस चीज़ का वर्णन है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या शिलालेख के अनुसार 2 अश्वमेध यज्ञ कराए और पातंजलि की अध्यक्षता में कराया, ये पहला फैक्ट। दूसरा हमें लिखना होगा कि ये काल उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा, स्थापत्य कला और ब्राह्मण धर्म के लिए पुनरुत्थान का एक काल था। ठीक है, ये 2 फैक्ट हमें सिर्फ लिखने हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं कनिष्क की तरफ। कनिष्क जो है मौर्योत्तर काल में सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से एक था। कनिष्क के काल में आपको बहुत सारे सिक्के कनिष्क के काल से जुड़े हुए वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से मिले हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में। तो कनिष्क के बारे में हम लिखेंगे, कनिष्क के काल में कुषाण साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था? गांधार से अवध और वाराणसी तक विस्तृत था। उस समय इतना बड़ा साम्राज्य उसका था। एवं उसकी जो मुख्य राजधानी थी वो क्या थी? पुरुषपुर यानी पेशावर। ठीक है, तो अगर इसकी राजधानी पेशावर थी तो इसका उत्तर प्रदेश से क्या कनेक्शन था? इसका साम्राज्य तो हमने देख लिया कि गांधार से अवध और वाराणसी तक विस्तृत था, लेकिन इसकी राजधानी क्या थी? पेशावर यानी पुरुषपुर। लेकिन मथुरा से जो है इसका बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि मथुरा जो है कनिष्क काल में, कुषाण काल की द्वितीय राजधानी मानी जाती है मथुरा। यहाँ बड़ी मात्रा में सिक्के, अभिलेख और मूर्तियां मिली हैं और इससे ज्ञात होता है कि भारत में कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी। ठीक है, और इसी के चलते, इसी द्वितीय राजधानी होने के चलते ये क्या था? व्यापार और संस्कृति का भी केंद्र था मथुरा। तो कैसे इंपॉर्टेंट है कुषाण काल में कि पहला तो कनिष्क के काल में जो कुषाण साम्राज्य था वो कहाँ से कहाँ विस्तृत था, आप ये बताएंगे, और इसकी राजधानी क्या थी। दूसरे फैक्ट के रूप में आप बताएंगे कि मथुरा से इसका क्या संबंध था। मथुरा जो है कुषाणों की द्वितीय राजधानी के रूप में थी और स्थापित थी। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में कुषाणकालीन सिक्के, अभिलेख और मूर्तियाँ मिलती हैं, और सिर्फ मथुरा से नहीं, इनफैक्ट कई जगहों से उत्तर प्रदेश के कुषाणकालीन सिक्के तो खासकर बहुत सारे मिलते हैं। जैसे मांडी मुजफ्फरनगर से भी इनका सिक्का मिला था, और ऐसा मिला था कि लूट मच गई थी उस समय। जितना चीज़ें उस समय गांव वालों को खुदाई के दौरान मिली, वो सारी चीज़ें गांव वालों ने अपनी ज़मीन पे दबा खजाना समझ के, अपनी निधि समझ के उसको रख लिया। बाद में गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ 10 किलो आर्टिफैक्ट्स मिले, जिसमें सिक्के कुछ थे और कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह इस तरह की चीज़ें मिली। तो ये अच्छी खासी लूट मच गई थी उस समय। तो इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ मथुरा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई स्थानों से कुषाणकालीन सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है कि कुषाणों की सीमा में उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भूभाग पड़ता था, संपूर्ण उत्तर प्रदेश ही पड़ता था एक तरह से, और उनकी द्वितीय राजधानी के रूप में मथुरा प्रतिष्ठित थी। व्यापार और संस्कृति का भी केंद्र थी, और सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहीं पर मथुरा कला का जन्म हुआ। कनिष्क के समय में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियाँ आई। कौन सी? गांधार और मथुरा, इन दोनों का ही विकास हुआ। और जो मथुरा था वो, चूँकि इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मथुरा में ही बनाई गई थी उस समय। इनफैक्ट बुद्ध की जो पहली मूर्तियाँ थी वो मथुरा शैली में ही बनाई गई थी, ये आपको पता ही होगा। तो इसलिए मथुरा शैली का भी हम इसमें जिक्र करेंगे इस फैक्ट के तौर पे। तो इस तरह से हमारे कीवर्ड्स क्या क्या हो गए। हमें 2 राजाओं के बारे में बताना है, पुष्यमित्र शुंग, उसके अयोध्या शिलालेख के बारे में, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और ये काल ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में खास तौर पे संस्कृत भाषा, स्थापत्य कला था, ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल। उसके बाद हमको बताना है कनिष्क के बारे में, उसकी राजधानी क्या थी, उसका साम्राज्य विस्तार क्या था। उसके बाद मथुरा से हमें बहुत सारे अभिलेख, सिक्के और मूर्तियाँ मिली हैं।
और द्वितीय राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित थी मथुरा। मथुरा ही व्यापार और संस्कृति का केंद्र थी। और कनिष्क के समय में ही जो मूर्ति कला की दो प्रमुख शैलियाँ, स्वतंत्र शैलियाँ थी, मथुरा कला और गांधार कला, इनमें से एक का जो है मुख्य केंद्र मथुरा था। और मथुरा कला ही वो शैली थी, मथुरा शैली वो शैली थी जिसमें सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो इन कीवर्ड्स के जरिए आपको चीज़ें याद रहेंगी। अब आगे हम लोग अगर गुप्त काल पे पहुँचे तो गुप्त काल में भी हमें वही पैटर्न फॉलो करना है कि हमें कुछ मुख्य राजाओं के नाम बताने हैं, उनके साम्राज्य के बारे में बताना है, उनके सिक्के, उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं जो हमारे पास उपलब्ध है वो बता सकते हैं, जो आपको याद आता है, और ख़ास तौर पे जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। तो गुप्त काल में क्या है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट राजा है वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसने अपना राज्य जो है प्रयाग से लेके अयोध्या के बीच स्थापित किया। तो पहले आप उसके साम्राज्य के बारे में बताएंगे कि उसके साम्राज्य में कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र पड़ता था। तो चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य प्रयाग से अयोध्या के बीच इस्टेब्लिश था, और प्रयाग, उत्तर प्रदेश में प्रयाग से अयोध्या का भाग जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य में ही पड़ता था। अब इसके कुछ हमें सिक्के मिले हैं, स्वर्ण सिक्के मिले हैं। जो किस प्रकार के स्वर्ण सिक्के थे, उन्हें कहते हैं हम राजा रानी प्रकार के स्वर्ण सिक्के। इन्हें राजा रानी क्यों कहते हैं, क्योंकि इन स्वर्ण सिक्कों पर चंद्रगुप्त प्रथम के साथ उनकी पत्नी का भी चित्र अंकित है। तो इस तरह के अपने वन ऑफ इट्स काइंड इस तरह के सिक्के हमें और कहीं नहीं मिले हैं। राजा रानी प्रकार के स्वर्ण सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम के समय के हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें, मथुरा, अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर आदि स्थानों से प्राप्त हुए। तो हमारा दूसरा फैक्ट क्या हो गया, पहला तो हमने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताया कि इन्होंने अपना राज्य प्रयाग से अयोध्या के बीच स्थापित किया। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश में प्रयाग से अयोध्या के बीच का क्षेत्र आता था वो चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य में शामिल था। दूसरा, राजा रानी प्रकार के स्वर्ण सिक्के इनके मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से, मथुरा, अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर आदि स्थानों से। अब हम आएंगे दूसरे राजा पर। हमने चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड दो फैक्ट बता दिए गुप्त काल में। फिर हम आते हैं दूसरे राजा पर जो था कि समुद्रगुप्त। ये सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है गुप्त वंश का। इससे विंसेंट स्मिथ ने ही भारत का नेपोलियन कहा है, क्योंकि उसने एक बड़े क्षेत्र पर जो है अपना विजय अभियान आरंभ किया और एक बड़े क्षेत्र को भारत के जीता। क्या क्या था, उत्तरापथ, दक्षिणापथ और आठवें राज्यों पर इसकी विजय है। विजय का हमें विवरण मिलता है। कहाँ पर मिलता है, ये सब हमें प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से पता चलता है कि उसने संपूर्ण आर्यावर्त, दक्षिणापथ और आठवें क्षेत्रों को जीत कर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो हम समुद्रगुप्त की बात करेंगे कि कितना ये चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था, और इसकी चक्रवर्ती विजय अभियानों के बारे में हमें प्रयाग प्रशस्ति की इससे पता चलता है। अगले लाइन में हम ये फैक्ट लिखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था, उसके दरबारी कवि हरिशेन ने। ठीक है, एक फैक्ट और हो गया। अब आपको बताना कि उत्तरापथ, समुद्रगुप्त ने जो राज्य जीते थे उत्तरापथ के 12 राज्यों में से 4 राज्य जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। अब आप ये होमवर्क करिए कि ये 4 राज्य आपको पता करने की कौन कौन से थे। इस प्रकार से देखा जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश गुप्त साम्राज्य का ही एक अंग हुआ करता था। ठीक है, तो हमने 3 फैक्ट्स ये बता दिए समुद्रगुप्त के बारे में। एक तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में उनके बताया, 4 राज्य उनके उत्तरापथ के 12 राज्यों में से 4 राज्य थे वो जो उत्तर प्रदेश में पड़ते थे उनके विजयों में से। उसके बाद उन्होंने संपूर्ण आर्यावर्त, दक्षिणापथ और आठवें क्षेत्र को जीतकर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। कैसे पता चलता है, प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से, जिसकी रचना किसने की है, उनके दरबारी कवि हरिशेन। तो ये फैक्ट्स हमने लिख दिए। इस तरह से हमारा समुद्रगुप्त हो जाता है। समुद्रगुप्त के बाद एक और प्रतापी राजा आया गुप्त वंश में, उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसका अगर समय आपको याद रहता है तो समय आप लिख सकते हैं, अदरवाइज एक कालानुक्रम में जब आप चीज़ें लिख रहे हैं तो कई बार मेंस पर ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप एग्जैक्टली वहाँ पर टाइमलाइन में लिख के आएँ। आप सिर्फ राजाओं का नाम सही अनुक्रम में लिखेंगे तो भी बहुत होगा। ठीक है, तो हमने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में 2-3 फैक्ट्स बताया। फिर अगले राजा हमने समुद्रगुप्त के बारे में बताया। फिर तीसरा राजा हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। हमने बता दिया कि समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा, और यही काल था जो स्वर्णयुग कहा जाता है। इसके काल में बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे क्षेत्रों में, संस्कृति के बहुत सारे क्षेत्रों में, विद्या के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत प्रगति हुई। गणित, ज्योतिष, विज्ञान, कला, हर क्षेत्र में एक तरह से स्वर्णयुग था। और यही विक्रमादित्य था जिसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपको बहुत सारे नवरत्न तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएंगे कि पहला आपके कालिदास हो गए,
वराहमिहिर हो गए, धन्वंतरी हो गए, घटकरपर हो गए, बेताल भट्ट हो गए, जो विक्रम बेताल की कहानियाँ जिन्होंने लिखी थी, और वराहमिहिर, वररुचि। तो इस तरह के जो नवरत्न थे वो इसी के काल में थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, जो हर अपने अपने क्षेत्र का जो जीनियस हुआ करता था। इसलिए इस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। अब इसके बाद हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बात कर ली। अब अगला राजा हमारा जो आखिरी राजा है वो होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में हम क्या बताएंगे कि स्कंदगुप्त के बारे में पता चलता है भीतरी स्तंभ लेख। कहाँ? ये है गाजीपुर में। यहाँ से हमें स्कंदगुप्त के बारे में पता चलता है। और इसी अभिलेख में इस चीज़ का जिक्र है कि स्कंदगुप्त ने पहली बार जब हूणों ने आक्रमण किया तो स्कंदगुप्त द्वारा उन्हें पराजित किया गया। तो हमने क्या देख लिया यहाँ पर कि जो अंतिम शासक गुप्त वंश का है वो स्कंदगुप्त के बारे में हमें जहाँ पर बताना है इस खास गुप्त काल में, तो स्कंदगुप्त के बारे में सबसे लास्ट में बताएंगे, और इसके बाद उनके भीतरी स्तंभ लेख का जिक्र ज़रूर करेंगे जो कि गाजीपुर में है। और इसमें क्या लिखा है ये भी बताएंगे कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। इस चीज़ का उल्लेख इस अभिलेख स्तंभ लेख में है। अब इसके बाद बताएंगे कि इस काल में जो स्थापत्य था उसमें भी कुछ ऐसा बहुत माइलस्टोन अचीव किया गया। वो क्या था कि भारत में जो शिखर युक्त पहले मंदिर वो गुप्त काल के ही हैं। तो हमने शिखर युक्त मंदिरों का भी इस पूरे उसमें जिक्र किया कि भारत में जो शिखर युक्त मंदिर है वो भी गुप्त काल के हैं, यहीं से प्रारंभ होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दूसरा, हमने पहले भी बात की थी देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में जो ललितपुर में स्थित है। दूसरा है कानपुर में ईंटों से निर्मित भितर गांव का मंदिर। दोनों इसी काल के हैं और दोनों इस काल की जो उन्नत स्थापत्य कला है उसके उदाहरण हैं। तो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर ली। हमने 4 राजाओं के बारे में बताया क्योंकि गुप्त काल सबसे बड़ा है और इसमें बहुत प्रतापी राजा हुए और ये एक तरह का स्वर्ण युग भी था। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फैक्ट्स डालने होंगे। तो हमने 4 राजाओं के बारे में बताया, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में, फिर तीसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, उसके बाद हमने बताया स्कंदगुप्त के बारे में, और लास्ट में हमने स्थापत्य कला का जिक्र कर दिया। तो हमारे कीवर्ड्स यहाँ पर क्या क्या हो गए? चंद्रगुप्त, स्वर्ण, समुद्र प्रशस्ति, 4 राज्य, विक्रमादित्य, युग यानी स्वर्ण युग, स्कंदगुप्त, देवगांव, शिखर। ठीक है, तो इस तरह हमारा गुप्त काल खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल पे। तो आपको गुप्तोत्तर काल के बारे में पता है कि इस काल का सबसे प्रतापी राजा जो माना जाता है, जिसने संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो वो था पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी आपने कहानियाँ सुनी होंगी। बड़ी फिल्मी इसकी कहानी थी, किस तरह से इसके जीजा जी को मार दिया जाता है और इसकी बहन जो है वो राज्य छोड़ के चली जाती। फिर ये थानेश्वर से कन्नौज आता है और फिर किस तरह से शशांक से बदला लेता है। बहुत ही रोमांचक कहानी है ये। तो हर्षवर्धन जो है वो गुप्तोत्तर काल का सबसे प्रतापी शासक हुआ। पहले आप हर्षवर्धन के बारे में बताएंगे। इसमें हमको टोटल 3 अलग अलग चीज़ें डील करनी है गुप्तोत्तर काल में। लंबा काल है इसमें। तो हम सबसे पहले पुष्यभूति वंश के बारे में बताएंगे, यानी हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन से जुड़े जो भी फैक्ट हमें याद हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वो सारे हमको इसमें लिखने हैं। दूसरा हम बताएंगे त्रिपक्षी संघर्ष, क्योंकि त्रिपक्षी संघर्ष में भी उत्तर प्रदेश का कन्नौज जो था वो पूरे भारत का एक तरह से केंद्र बन गया था, वर्चस्व का केंद्र, कि 3 अलग अलग शक्तियाँ, आप सोचिए राष्ट्रकूट, पाल और सेन, 3 अलग अलग शक्तियाँ आपस में लड़ रही थी सिर्फ एक जगह पर कब्जा जमाने के लिए। राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, ये 3 शक्तियाँ लड़ रही थी उस समय त्रिपक्षी संघर्ष में। अब इसके बाद त्रिपक्षी संघर्ष के बाद आपको बताना होगा महोबा का चंदेल और गढ़वाल वंश। तो चंदेल और गढ़वाल वंश के बारे में, जो गढ़वाल वंश का जो अंतिम शासक था वो जयचंद, और इसकी समाप्ति के बाद से हमारा जो है प्राचीन काल का इतिहास यहीं पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समाप्त हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन पर। हर्षवर्धन के बारे में सबसे पहले बताएंगे कि 7वीं शताब्दी में सबसे शक्तिशाली शासक जो है उत्तर भारत का वो हुआ पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन। शुरुआत में इसकी राजधानी कहाँ थी? हमने अभी बात की थी। शुरुआत में इसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर, लेकिन उसने बदल के कन्नौज कर लिया। जब उसके घर में इस तरह की विपत्तियाँ आई तो उसने अपनी सारा ध्यान जो है कन्नौज पर केंद्रित किया।
इसके साथ ही क्या हुआ, उसके पहले जो भारत की सभी राजनीतिक गतिविधियों का जो केंद्र हुआ करता था पाटलिपुत्र, अब वो नहीं रहा। अब पाटलिपुत्र से बदल के वो केंद्र हो गया उत्तर प्रदेश का कन्नौज नगर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको बताने कि किस तरह से गुप्तोत्तर काल में उत्तर प्रदेश का कन्नौज नगर जो है संपूर्ण भारत की राजनीति का केंद्र हो गया था। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट की बात करें, उसने हर्षचरितम नामक ग्रंथ की रचना की। हर्ष के बारे में हम सीधे डील कर रहे हैं अभी। पहले हम बताएंगे कि कौन था, पुष्यभूति वंश का था, फिर बताएंगे कि किस तरह से उसके यहाँ आपदा हुई और उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर अपना संपूर्ण जो है फोकस वो कन्नौज पे कर लिया, और इस तरह से भारत की राजनीति का जो पूरा केंद्र था वो पाटलिपुत्र से बदलकर कन्नौज हो गया। अब इसके बाणभट्ट के बारे में बताएंगे, जो उसके दरबार का कवि था, उसने हर्षचरितम नामक ग्रंथ की रचना की है, ये बताएंगे। और इस ग्रंथ के माध्यम से इम्पॉर्टेंट क्यों है हर्षचरित, क्योंकि इस ग्रंथ के माध्यम से हमें उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रम, प्रशासन और समाज की विस्तृत जानकारी मिलती है, तो इसलिए ये ग्रंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपने 2 चीज़ें बता दी। उसके बाद बताइए कि हर्ष के बारे में जो आपने उसके धर्मानुकूल आचरण या दान देने का उसका जो आदत थी, उसके बारे में भी कहानियाँ सुनी होंगी। तो अब वहाँ पर आते हैं कि ये कैसे जो है हर 5वें वर्ष प्रयाग में हर्षवर्धन मोक्ष परिषद का आयोजन करता था। इस चीज़ का जिक्र हिंसांग अपने यात्रा वृत्तांत में भी करता है। और इस मोक्ष परिषद में सभी धर्मों का एक तरह से स्वागत होता था, एक सर्वधर्म समभाव की भावना थी। वहाँ पर बुद्ध के अतिरिक्त शिव और सूर्य की भी पूजा की जाती थी मोक्ष परिषद में। और इस अवसर पर सम्राट क्या करता था, हर्ष प्रत्येक 5 वर्षों में अपनी समस्त संपत्ति दान में दे देता था। तो अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में जहाँ कर्ण थे और महाकवि माघ जैसे दानी लोग थे, महाकवि माघ के बारे में आप सुनेंगे कभी, उनका भी उपनिषदों में जिक्र है, कितने दानी हुआ करते। तो इस तरह से गुप्तोत्तर काल में जो सबसे दानी व्यक्ति था वो हर्ष था। हर 5 वर्ष में अपनी सारी संपत्ति दान कर दिया करते थे भाई साहब। वेनसांग बताता है कि इसी तरह की एक मोक्ष परिषद में वो शामिल हुआ। तो इस तरह की चीज़ों का हम जिक्र करेंगे, हर्ष के बारे में बताएंगे। वेनसांग ने यह भी बताया था कि मथुरा उस समय अपनी विद्वता और नैतिक आचरण के लिए विख्यात था। तो वेनसांग ने क्या क्या चीज़ें बताई, मोक्ष परिषद के बारे में बताया, ये भी बताया कि वहाँ बुद्ध के अतिरिक्त शिव और सूर्य की पूजा की जाती थी और 5 वर्षों में अपनी समस्त संपत्ति जो है वो दान कर देता था। ये सारी चीज़ें बताया वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में। तो इससे उत्तर प्रदेश के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, ठीक हर्षचरित की तरह। ठीक है, तो 2 आपको ग्रंथ बताने, वेनसांग का यात्रा वृत्तांत और हर्षचरितम बाणभट्ट का लिखा हुआ। फिर बताइए कि मथुरा के बारे में क्या कहता है कि यह विद्वता और नैतिक आचरण के लिए विख्यात था। वेनसांग ये भी बताता है कि मथुरा जो था वो अपनी विद्वता के लिए और नैतिक आचरण के लिए विख्यात था। इसके अलावा कन्नौज के बारे में बताता है कि कन्नौज एक समृद्ध नगर था, इसे महोदय श्री नाम से भी पुकारा जाता था। तो आप ये बता दीजिएगा, कन्नौज जो है महोदय श्री नाम से पुकारा जाता था, इसका दूसरा नाम महोदय श्री भी था। अब इसके बाद जो है हमने गुप्तोत्तर काल में पुष्यभूति यानी हर्ष का काल कर लिया। हर्ष के बाद जो एक लंबे समय तक संघर्ष चला, लगभग 200 वर्षों तक, वो था त्रिपक्षी संघर्ष। इसमें 3 शक्तियां कौन कौन सी शामिल थीं, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, इन तीनों के बीच लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष चला और अंत में इस त्रिकोणीय मुकाबले में जीतता कौन है, गुर्जर प्रतिहार। और इस प्रकार गुर्जर प्रतिहार जो है त्रिकोणीय संघर्ष में विजयी होने के बाद कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल होते हैं। तो सारी लड़ाई कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर थी। जब वर्धन वंश समाप्त होता है उसके बाद कन्नौज में कुछ समय तक यशोवर्मन नामक एक शासक का आधिपत्य रहता है, वो शासन करता है। और उसके बाद जो शुरू होता है कन्नौज पर अधिकार को लेकर 3 अलग अलग शक्तियों में संघर्ष, जैसे हम किस नाम से जानते हैं, त्रिपक्षी संघर्ष के नाम से। इस संघर्ष में जीतता कौन है, गुर्जर प्रतिहार वंश। और इस प्रकार वो कन्नौज में अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल रहता है। हमने यहाँ तक बता लिया गुप्तोत्तर काल में हर्ष और त्रिपक्षी संघर्ष और गुर्जर प्रतिहार वंश की जीत। इसके बाद जो है महोबा का चंदेल वंश और गहरवाल वंश, इसकी बात हम करेंगे। त्रिपक्षी संघर्ष जो है वो इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। मैं इसका जो डिटेल है वो नोट्स में आपको दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अभी हम चूँकि सिर्फ मुख्य चीज़ें याद करने की कोशिश कर रहे हैं और पैटर्न पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को याद रखा जाए।
तो बस इसीलिए थोड़ा सा फास्ट हम लोग आगे चल रहे हैं, इसका आपको डिटेल नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद जो वंश आता है वो था महोबा का चंदेल और गहड़वाल। दो नए राजवंश उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक फलक पर दो नए राजवंशों का उदय होता है। कौन से? चंदेल वंश और गहड़वाल वंश, ठीक है। चंदेल क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश पर राज किया था। ये महोबा में इनकी उत्पत्ति थी। 400 वर्षों तक इन्होंने शासन किया और इन्होंने राजधानी किसको बनाया था? खजुराहो को। खजुराहो की जितनी भी विश्व प्रसिद्ध जो वहाँ का जो मंदिर है और जितनी भी वहाँ कलाकृतियाँ हैं, सब किसकी देन है? इन्हीं चंदेल शासकों की देन है। इन्होंने खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। तो हर्ष के बाद आपको क्या याद रखना है? त्रिकोणी संघर्ष। त्रिकोणी संघर्ष के बाद आपको याद रखना है महोबा का चंदेल वंश, जिसने 400 वर्षों तक शासन किया और खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। जब महोबा के चंदेल वंश की बात कर लेंगे, उसके बाद आप गहड़वाल वंश की बात करेंगे। इस वंश की स्थापना किसने की थी? कन्नौज में चंद्रदेव ने, ठीक है। चंदेल के बाद गहड़वाल वंश की आप बात करेंगे, जिसकी स्थापना की थी चंद्रदेव ने, और इसका सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो था गोविंद चंद्र। ये हमको याद रखना है। हमने चंदेलों की बात की, खजुराहो की बात की, अब गहड़वाल वंश की बात कर रहे हैं और इसका सबसे शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। ये भी हमने एज अ फैक्ट उसमें डालना है। अब ये समाप्त होता है पूरा प्राचीन इतिहास इस तथ्य के साथ कि गहड़वाल वंश जो है वो आखिरी वंश था प्राचीन इतिहास के, प्राचीन राजनीतिक इतिहास में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। यहाँ का जो अंतिम वंश था वो था गहड़वाल वंश। इस वंश के अंतिम राजा जयचंद को पराजित किया था किसने? मोहम्मद गोरी ने। ये गहड़वाल वंश के अंतिम शासक थे जयचंद, और उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार जो है गहड़वाल वंश का शासन समाप्त होता है उत्तर प्रदेश में। यही जयचंद थे। इसी जयचंद के वंश के अगर कहा जाए तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी एक समय बड़ा लांछन या बड़ी प्रताड़ना उनको दी गई थी जब उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था बोफोर्स मामले में। तो उनको जयचंद कह के भी पुकारा गया था। और हालांकि वो सिर्फ आरोप तो था जयचंद कहने का, लेकिन उसके पीछे ये भी था कि वो वास्तव में जयचंद के परिवार से ही थे। जो हमारे वीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये उनकी बात हो रही है। तो ये गहड़वाल वंश के ही थे। राजा मांडा के प्रिंस थे, प्रिंस ऑफ मांडा कहे जाते थे। वो 10 साल की उम्र में ही मांडा के वो प्रिंस बन गए थे, और उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ बोफोर्स मामले पर एक मोर्चा खोल दिया था। उस समय उनके ऊपर उनको जयचंद वगैरह कह के बड़ा प्रताड़ित किया गया था। तो ये जयचंद जो है उन्हीं के पूर्वज कहे जाते हैं। ये अंतिम शासक थे गहड़वाल वंश के, और मोहम्मद गोरी ने उनको हरा दिया, और इस तरह से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक फलक पर प्राचीन इतिहास का अंत होता है। अब यहाँ से आरंभ होगा आपका मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे सल्तनत काल, फिर पढ़ेंगे हम लोग मुगल काल। अच्छा, इसके कीवर्ड्स हम देख लेते हैं कौन कौन से थे। हर्षवर्धन, कन्नौज, मोक्ष, मथुरा, महोदय श्री, यशोवर्मन, त्रिकोणी संघर्ष, चंदेल, खजुराहो, गहड़वाल और जयचंद। तो इस तरह से आज हमारा प्राचीन इतिहास का चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, मध्यकालीन इतिहास के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।